हेलो बच्चों, देखो आज अपन बेसिक केमिस्ट्री के लिए वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं और इसके अंदर एक तो बात करेंगे अपन संयोजकता या वैलेंसी की और दूसरी अपन बात करेंगे रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड की। तो शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे अपन संयोजकता से। तो आप टॉपिक लगा लीजिए संयोजकता। संयोजकता वैलेंसी। तो बात करें अपन भाई संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है, तो उससे पहले हमारे सामने एक प्रश्न है। हमने ये पहले पढ़ रखा है कि परमाणु जो होता है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु आपस में मिलकर के या तो अणु बनाता है या आयन बनाता है। तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि परमाणु प्रकृति के अंदर स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहता है। तो इसका शुरुआत में जब उत्तर दिया गया तो इसका शुरुआत में जो उत्तर था, एक वैज्ञानिक था कोसेल लुईस। तो उस वैज्ञानिक ने यह कहा था कि प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। जो बाहर सबसे बाहर का कोश होता है उसके अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, और यदि उसके पास में वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है या फिर इलेक्ट्रॉनों का साझा करके उस बाह्य कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। तो बस यहीं से अपन वैलेंसी की बात स्टार्ट करेंगे कि कोई भी परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या ग्रहण कर लेगा या साझा कर लेगा ना, वो ही उसकी संयोजकता कहलाएगी। भाई परमाणु बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा। तो बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या साझा करता है इलेक्ट्रॉनों की, वो संख्या क्या कहलाएगी? संयोजकता। तो देखो बात अपन क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात, कोसेल लुईस का ये जो कथन था उसे अपन बोलते हैं कोसेल लुईस का अष्टक नियम। तो यहां से अपन बात स्टार्ट करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, कोसेल लुईस के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। अर्थात प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश का अष्टक पूरा करता है। तो प्रत्येक परमाणु क्या चाहता है कि वह उसके बाह्य कोश में, बाह्यतम कोश में सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, और यही क्रिया क्या कहलाएगी? बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा करना। तो ये कोसेल लुईस ने ऐसा कहा, भाई परमाणु जो होता है ना वो क्या करता है, अपने बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ में वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। और जब वो ऐसा करता है ना, तभी परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और अणु का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी या संयोजकता का मतलब है कि
परमाणु अपने बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या ग्रहण कर लेगा या साझा कर लेगा, इलेक्ट्रॉन की वो संख्या ही उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। तो संयोजकता की परिभाषा अपन क्या देंगे, कोई भी परमाणु अपने बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन की वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो देखो, कोई भी परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्याग दे या जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले, इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। तो इस बात को हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे मैं एक परमाणु ले लेता हूं यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया क्लोरीन परमाणु। अब क्लोरीन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17 होते हैं। अब इसके कोषों में अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। भाई दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 आ सकते हैं, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे। इसके पास में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। भाई 2 और 8 10 हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपन तीसरी कक्षा में डालेंगे। तीसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरी कक्षा में अपन क्या कर देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अब इसकी बाहर वाली कक्षा ये है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये चाहता है भाई मेरी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा किसी अन्य परमाणु से। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोरीन का परमाणु है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका तो ये बन जाएगा Cl माइनस। क्या बन जाएगा ये, Cl माइनस। बताएंगे अभी Cl माइनस क्यों बना ये। अब देखो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2 8 और 7, और जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 और 8, यानी कि इसके बाहर के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब समझो बात को, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, यानी कि इसके अंदर 17 प्रोटॉन है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 है तो 17 ही इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। अब इसके पास में पॉजिटिव चार्ज तो है 17 और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 18 है। तो देखो यदि +17 में से -18 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, -1। तो इसीलिए इसके ऊपर क्या बचा हुआ, -1 का चार्ज इसके ऊपर दिखाई देगा। यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं
कि यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, क्योंकि इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और वही नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या होगा, आपको नजर आने लग जाएगा। ठीक है, तो भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहां पर एक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक। याद रखना संयोजकता को प्लस माइनस में नहीं दिखाएंगे हम, यहां पर ग्रहण किए गए या इलेक्ट्रॉन त्यागे गए या फिर साजित किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रहे हैं। तो संख्या चाहे ग्रहण करो चाहे त्यागो चाहे साझा किया हो, बस संख्या बतानी। तो संख्या कितनी है, यहाँ पर एक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इसने ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक। तो यहां पर मैं इसकी संयोजकता लिख सकता हूं, संयोजकता बराबर एक। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन कुछ इसी तरीके का, ऑक्सीजन का उदाहरण ले लेता हूं मैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,6। भाई इसके पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं अधिकतम, फिर बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन हमने अगली कक्षा में डाल दिया। अगली कक्षा में 8 आ सकते हैं अधिकतम, लेकिन इसके पास में 6 ही उपलब्ध है, तो 6 भर दिए। अब देखो आप इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, और ये भी यही चाहता है कि मेरी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करेगा, किसी अन्य परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने बाह्य कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि जैसे ये ऑक्सीजन का परमाणु जिसका अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, किसी से बड़ा कुछ हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो भाई इसको मिला O-2 चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हो गया 2, 8। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, बड़ा कुछ हो गया भाई, मेरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -2 चार्ज आने का मतलब ही क्या हुआ कि इसके पास में प्रोटॉनों की संख्या तो 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाने से 10 हो गई, तो -2 चार्ज इसके पास में ज़्यादा हो गया और -2 चार्ज ही इसके ऊपर क्या है, दिखाई दे रहा है। अब बात वही है कि इसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर अपन इसकी संयोजकता कितनी लिख देंगे, संयोजकता बराबर 2। ठीक है, अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इधर वाले पोर्शन को नोट कर लो फटाफट। ठीक है भाई, मैं मिटा रहा हूं, आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। कुछ और उदाहरण लेते हैं इसी से संबंधित। तो और उदाहरण ले अपन इसी तरीके के। तो एक उदाहरण मैं और ले लेता हूं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5, यानी कि इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा ये। तो देखो ये नाइट्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 है, इसको किसी और परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है, तो ये क्या हो गया, N-3 बनेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8। बाहरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बड़ा खुश हो गया, लेकिन साथ में इसके ऊपर क्या है, -3 चार्ज है। क्यों, क्योंकि 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आए हैं जो साथ में ऋणावेश भी लाए हैं, तो वो इसके ऊपर नजर आ रहे हैं। अब यदि अपन इसकी संयोजकता की बात करें,
तो संयोजकता की यदि अपन बात करें तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। अब देखो एक चीज अपने को पता पड़ गई कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। ये चीज हमें पता पड़ रही है यहां से। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक ऋणावेश आया। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 ऋणावेश आया। और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से कितना ऋणावेश आ गया? 3 ऋणावेश आ गया। तो एक बात अपने को याद रखनी चाहिए। क्या याद रखेंगे? एक बात कि परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उस पर ऋणावेश आ जाता है। उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब वीडियो को पॉज करके आप इधर वाले मैटर को नोट करेंगे तो फटाफट कर लीजिए एक काम। ठीक है, किया आपने ऐसा? वीडियो को पॉज करके आपने नोट किया। अब कुछ और उदाहरण मैं आपको दूंगा साथ में। जैसे अभी तक मैंने क्या किया है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे उनके उदाहरण दिए हैं मैंने। कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके भी अपने बाह्य कोश का अष्टक पूरा करते हैं। तो देखो जो त्यागने वाले हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो मैं इसमें पहला उदाहरण लेता हूं सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। अब देखिए आप कि इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, परमाणु क्रमांक 11 है, पहली कक्षा में 2 रखा, दूसरी में 8 रख दिया, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन था जो अगली कक्षा के अंदर रख दिया। तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। अब 2 ऑप्शन है इसके पास में। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे किसी और परमाणु से, 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? किसी और परमाणु से ग्रहण करे। तो जैसे ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और कोई देने वाला, पहली चीज तो 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई परमाणु मिलता ही नहीं है। ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी बड़ा मुश्किल काम है। अब इसके पास में दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है कि ये इसकी बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो बाहरी कक्षा खत्म हो जाएगी। वो भाई हमने ये पढ़ा है कि कक्षा कोई वो नहीं है पक्के निर्माण, ये केवल रास्ते हैं जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो उसका जो रास्ता है या कोश है वो भी नहीं रहेगा। तो अब बाहरी कक्षा क्या रह जाएगी? ये रह जाएगी। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। तो इस तरीके से इसकी बाह्य कक्षा का अष्टक जो है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो देखो सोडियम क्या करेगा यहाँ पर, इसके पास में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम का परमाणु आपका। ठीक है, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na+ बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने? बाहर निकाल दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 और 8। तो भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो इसके ऊपर कितना आवेश आया? +1 आवेश आया। अब यह आवेश क्यों आया ये भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो भाई इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। 11 का मतलब है कि इसके अंदर 11 तो प्रोटॉन है, 11 तो पॉजिटिव चार्ज है और 11 ही इसके पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 11 ही इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई? 10। पॉजिटिव चार्ज तो है 11 और नेगेटिव चार्ज हो गए 10। तो कितना बचेगा? +1 चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और वही +1 चार्ज इसके ऊपर क्या हो रहा है? नजर आ रहा है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। अब इसकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता कितनी होगी इसकी?
+1 होगी या 1 होगी केवल। तो देखो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि संयोजकता के लिए प्लस माइनस जैसा कुछ भी शब्द काम में नहीं लेना है आपको ये देखना है कि त्यागे गए या ग्रहण किए गए या साझित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसलिए संयोजकता फिर से कितनी होगी, 1 होगी। तो इसके लिए अपन संयोजकता लिख देवे, संयोजकता बराबर 1। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक इसी तरीके से आगे चले अपन दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं मैग्नीशियम परमाणु का। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2, 8 और 2। भाई तीसरी कक्षा में अधिकतम 8 आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं और पहली कक्षा में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में हमने 2 भरा, फिर दूसरी कक्षा में 8 भर दिया। अब बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अगली कक्षा में चले गए। अब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, बाहर त्याग दे। तो इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए कैसा है, आसान है। तो ये यही करेगा। मैग्नीशियम का जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 2, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और Mg+2 आयन में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, त्याग दिए। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 8। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। तो इसी तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने बाह्य कक्षा का अष्टक पूरा कर लेगा। अब इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो इसकी संयोजकता अपन क्या लिखेंगे, संयोजकता बराबर 2। भाई त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसलिए संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। संयोजकता को प्लस माइनस में नहीं बताना है। तीसरा उदाहरण लेते हैं अपन एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और कितने होंगे, 3 होंगे। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। भाई इसके पास में 13 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 रखा, दूसरी में 8 रखा और तीसरी के अंदर कितने रख दिए, 3 रख दिए। बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चले गए। अब इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेवे तो 8 हो जाएंगे बाहरी कक्षा में, या फिर इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देवे तो बाहरी कक्षा ये रह जाएगी और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो यहां पर आसान क्या होगा इसके लिए, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना। 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए क्या है, आसान है। तो ये क्या करेगा, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। तो क्या बनेगा, देखो Al है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Al+3 में बदलेगा और 3 इलेक्ट्रॉन इधर अपन दिखा देंगे निकलते हुए। यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है और यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2, 8 हो गया। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट है काम। अब आगे देखो आप, इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, संयोजकता बराबर इसकी 3। तो हमें बात समझ में आ गई, भाई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागे चाहे ग्रहण करे, हमें त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो संयोजकता प्लस माइनस में नहीं होती है, ठीक है। अब आप ऐसा करिए, वीडियो पॉज करके इधर वाला मैटर फटाफट से उतार लीजिए, ठीक है। भाई उतारा सभी ने, मिटा रहा हूं। तो जैसे हमने ऋणायनों के अंदर लिखा था ना नोट लगा करके, भाई जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरी बात पता पड़ गई कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1 धनावेश आएगा, यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2 धनावेश आएगा, और यदि वो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर कितना धनावेश आ जाएगा, 3 धनावेश आ जाएगा। तो नोट लगा करके एक बात हमें ये लिखनी है, यहां पर क्या लिखेंगे, जब कोई परमाणु
इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आ जाता है, उस पर धनावेश आ जाता है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप उधर वाला भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट किया आपने, इधर वाला मिटा दो। तो मैंने इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले उदाहरण दिए आपको। अब इलेक्ट्रॉन का जो साझा होता है उसके भी कुछ उदाहरण देते हैं आपको। तो देखो उदाहरण में उदाहरण लेते हैं अपन, कार्बन का उदाहरण ले लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2,4 होगा। भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अगली कक्षा में चले गए। अब इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी बाहरी कक्षा पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करे और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, दोनों में से कुछ भी ये कर सकता है। लेकिन ये दोनों ही नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे होता है वो भी अपन समझेंगे। फिलहाल पहले ये जान ले अपन कि कार्बन चार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 है। अब हम कह तो दिए भाई इसकी संयोजकता 4 है क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो एक उदाहरण के द्वारा अपन इसको समझते हैं। देखो एक यौगिक है मेथेन और इस मेथेन का अणु सूत्र होता है CH4। तो इसका उदाहरण लेकर के मैं आपको कार्बन की संयोजकता समझा रहा हूँ। इसमें 2 प्रकार के परमाणु कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। हाइड्रोजन अष्टक नियम का अपवाद है, ये अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करता, ये केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा के अंदर क्या करता, पूरा करता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की ही बात मैं करता हूं। यहां पर देखिए ये कार्बन का परमाणु है 1 और 4 हाइड्रोजन के परमाणु, इस यौगिक में 4 हाइड्रोजन के परमाणु भी हमने क्या किए, दिखाए। ठीक है, अब कार्बन जो है इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे बिंदुओं की सहायता से दिखा देता हूं। कितने बिंदुओं की सहायता से, 4 बिंदु है, 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 4 बिंदु की सहायता से दिखा दिया। प्रत्येक हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को मैं स्टार की सहायता से दिखा देता हूं। ऐसे प्रत्येक हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको स्टार से हमने दिखा दिया। अब साझे का मतलब क्या होता है समझो, जैसे ये कार्बन है 1 इलेक्ट्रॉन दे देवे और हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देवे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस कार्बन का और हाइड्रोजन का दोनों का ही समान अधिकार हो जाए तो उसे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों का साझा। इसको कुछ इस तरीके से अपन समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, बड़ी वाली, बढ़िया महंगी वाली, ठीक है, लेकिन दोनों के पास में पैसा नहीं है कि वो दोनों अकेले मिल करके गाड़ी को खरीद सके। एक मान लीजिए वो गाड़ी 10 लाख की, एक व्यक्ति के पास में 5 लाख है, दूसरे व्यक्ति के पास में 5 लाख है। अब वो अकेला व्यक्ति तो उस गाड़ी को खरीद नहीं सकता क्योंकि वो गाड़ी तो 10 लाख की है।
अब ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, 5 लाख इधर वाला देता है, 5 लाख इधर वाला देता है, 10 लाख दे करके वो गाड़ी खरीद लेते हैं। अब जो गाड़ी खरीदी गई है वो साझे में है, वो गाड़ी दोनों की ही है, वो किसी एक की नहीं है। तो ठीक ऐसा यहाँ पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला कार्बन देता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला हाइड्रोजन देता। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के भी है और इस हाइड्रोजन के भी है। साझेदारी का मतलब ये है यहाँ पर। तो ये कार्बन चारों जो हाइड्रोजन है उससे इसी तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी करता है। तो अब देखो इस साझेदारी से क्या होता है कि कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे मिल जाते हैं इस तरीके से। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी तो हैं, हाइड्रोजन के हैं ये, लेकिन कार्बन के भी तो हैं, दोनों के हो गए ना इस समय। तो ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन का बाह्य कोश में ये बना देता हूं इस तरीके से। तो हाइड्रोजन के बाह्य कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी और इस हाइड्रोजन के भी है। तो ये कोश तो हाइड्रोजन का है और ये पूरा का पूरा कोश किसका है, कार्बन का है। तो साझित इलेक्ट्रॉन कार्बन के कोश में भी आ रहे हैं और इधर से हाइड्रोजन के कोश में भी आ रहे हैं। तो इसी तरीके से कार्बन जो है इन 4 हाइड्रोजन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो चारों से मिलकर के 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी बताई हमने, 4 बताई है। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है। इसी तरीके से सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन भी इसी तरीके से साझेदारी करता है। तो उसके लिए मैं लिख तो देता हूं, सिलिकॉन इसका परमाणु क्रमांक 14 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 हो जाएगा। बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वही ये कार्बन के जैसे 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो यहां पर अपन लिख दें कि सिलिकॉन चार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 है। इसमें भी आप उदाहरण में यौगिक लेना चाहें तो SiH4 इसका उदाहरण ले सकते हैं। फर्क इतना सा है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस यहाँ कार्बन की जगह सिलिकॉन रखना है, बाकी जैसा का जैसा हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन के बाह्य कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ठीक है। तो ऐसे आप इसको समझा सकते हैं। ठीक। तो वीडियो को पॉज करके आप जो भी आपका बचा हुआ मैटर है पहले ये उतारेंगे आप, फिर उसके बाद में ये उतारेंगे, ये उतार लो। वैलेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अपन रासायनिक बंध की बात करेंगे, तो इनको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके फिर रासायनिक बंध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके नोट किया आपने, आगे बढ़े अब। तो संयोजकता यहाँ कंप्लीट हो गई। तो अब अपन बात करते हैं रासायनिक बंध की। रासायनिक बंध क्या होता है? रासायनिक बंध जैसे मान लीजिए आपके पास में अणु है, सोडियम क्लोराइड का अणु है ये Na+, ठीक है, NaCl अणु है ये। तो ये दोनों परमाणु एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं इस अणु के अंदर। क्यों चिपके हुए रहते हैं? वास्तव में होता क्या है कि जब परमाणु अपने बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण करने का मतलब है कि एक परमाणु तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है। जैसे यहीं की बात करूं तो सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जो क्लोरीन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है तो वो दोनों एक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं और अणु का निर्माण होता है। तो रासायनिक बंध होता है क्या? कहेंगे किसे? तो आप ऐसे बोलेंगे कि अणु के अवयवी कण, जो अणु है उसके अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब वो परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है।
तो अणु के अवयवी कणों के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल जो उनको एक साथ बांधे रखता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ठीक है भाई, अणु है उसके परमाणु या आयन है उसके बीच में आकर्षण बल विद्यमान है और वो आकर्षण बल इन दोनों को क्या करे हुए, बांधे हुए एक जगह। ये दोनों साथ में रहेंगे जब तक इनके बीच में वो आकर्षण बल है, तो उसी आकर्षण बल को आप क्या बोलोगे, रासायनिक बंध बोल दोगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्ड और हमें ये बात समझ में आई कि अणु में उसके अवयवी कण जो होते हैं आयन या परमाणु उसके बीच में पाया जाने वाला आकर्षण बल जो उनको बांधे रखता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। तो रासायनिक बंध के लिए अपन क्या लिखेंगे, अणु में उसके अवयवी कण, अवयवी कण परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल जो उनको एक साथ बांधे रखता है, बांधे रखता है, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक बंध कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। तो क्या हुआ, अणु में उसके अवयवी कणों परमाणु आयन के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जो उनको क्या करता है, एक साथ बांधे रखता है, वो क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। तो रासायनिक बंध वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 रासायनिक बंधों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक तो अपन पढ़ेंगे आयनिक बंध, ठीक है, दूसरा अपन पढ़ेंगे सह संयोजक बंध, ठीक है, और तीसरा अपन पढ़ेंगे उपसह संयोजक बंध। आयनिक बंध, सह संयोजक बंध और उपसह संयोजक बंध, ये 3 प्रकार के रासायनिक बंध मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो पॉज करके नोट तो कर लो, इसको कर लिया होगा। तो भाई एक एक बंध अपन लेते हैं। तो सबसे पहला बंध अपन पढ़ेंगे आयनिक बंध। तो पहला प्रकार का बंध अपन ले लेते हैं आयनिक बंध। आयनिक बॉन्ड तो क्या होता है, ये एक उदाहरण से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो, इधर मैं एक परमाणु ले रहा हूं, ये सोडियम का परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है। पहले उदाहरण में दिया हुआ आपको ये। तो ये परमाणु अपने बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक धनावेश आ जाता है। ठीक है, दूसरा परमाणु में यहां पर ले रहा हूं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 होगा। तो ये परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या बन जाता है, Cl- बन जाता है। तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 और 8। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको, समझो मेरी बात को। भाई देखो, परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस तरीके से करते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा जब भी तो इसने ग्रहण किया।
अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो कोई देने वाला भी तो होना चाहिए ना, जब भी तो ऐसा होगा। तो वास्तव में होता यही है कि एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है, तब वो क्रिया पॉसिबल होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की या ग्रहण करने की। तो यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है और उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, क्लोरीन ने ग्रहण करके ऋणायन बना लिया। अब इसके ऊपर धनावेश है और उसके ऊपर क्या है, ऋणावेश है। और ये दोनों साथ में ही तो रहे होंगे भाई, ये पास में आए होंगे जब भी तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। यदि ये पास में नहीं होते, बहुत दूर होते थे, क्या इलेक्ट्रॉन देना और लेना पॉसिबल होता, नहीं होता। तो ये पास में रहे होंगे तभी तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। तो इसके ऊपर धनावेश और उसके ऊपर ऋणावेश है। तो हमें ये पता है कि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो हमें अणु प्राप्त होगा NaCl का। धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण बल लगता है ना, उसको अपन बोलते हैं स्तर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है भाई, दो कोई से भी आवेश हो उनके बीच में जो भी बल लगता है उसको स्तर वैद्युत बल बोलते हैं अपन। यदि वो आकर्षण प्रकृति का है तो उसको स्तर वैद्युत आकर्षण बल बोल देते हैं, और यदि वो प्रतिकर्षण प्रकृति का है तो उसको स्तर वैद्युत प्रतिकर्षण बल अपन क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा जिसे अपन बोलेंगे स्तर वैद्युत आकर्षण बल। तो बस ये स्तर वैद्युत आकर्षण बल जो विपरीत आवेशित आयनों के बीच में लग रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आयनिक बंध बोलते हैं। तो आयनिक बंध के लिए अपन क्या लिखेंगे, दो विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। तो दो विपरीत आवेश युक्त आयन है, ये इसके ऊपर धनावेश है और इसके ऊपर ऋणावेश है। दो विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा, जो स्तर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, आयनिक बंध बोल देंगे। तो ये आयनिक बंध की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद में एक चीज और देखो, ये यौगिक है, इस यौगिक के अंदर Na+ और Cl- है और दोनों के बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो जिस भी यौगिक के अंदर आयनिक बंध उपस्थित है, ठीक है, जैसे इसके अंदर कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध होगा, क्योंकि ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित, दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है उसी को अपन ने आयनिक बंध बोला। तो ऐसा कोई सा भी यौगिक जिसमें आयनिक बंध उपस्थित हो उसे बोला जाता आयनिक यौगिक। तो आप क्या बोलेंगे कि आयनिक बंध युक्त यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक के उदाहरण में जैसे आप एक तो NaCl आपके सामने है, इसी तरीके से KCl होता है, CaCl2 भी एक आयनिक यौगिक है, Na2SO4 भी एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। तो सब आयनिक यौगिक है ये। ठीक है, तो आयनिक बंध समझ में आ गया आपने कि दो विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य लगने वाला स्तर वैद्युत आकर्षण बल ही क्या होता, आयनिक बंध होता है। और जिस यौगिक में आयनिक बंध है वही क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक कहलाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद में सहसंयोजक बंध के बारे में देखें। ठीक है, कर लिया नोट। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे सहसंयोजक बंध की। तो अब अपन बात करेंगे दूसरा जो प्रकार का बंध है, सहसंयोजक बंध।
कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। तो एक उदाहरण ले रहा हूं मैं यहां पर क्लोरीन परमाणु का। ये क्लोरीन का परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो देखो यहां पर क्लोरीन परमाणु क्या करना चाहेगा, एक दूसरा क्लोरीन परमाणु और लेता हूं मैं साथ में। जैसे दूसरा क्लोरीन परमाणु ये है अपने पास में, एक तो ये वाला और एक और कोई 2 ले लिया। दोनों के ही बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब इसके एक तो दिखा दिया, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं दोनों परमाणु कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले क्लोरीन परमाणु ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले क्लोरीन परमाणु ने दिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन का एक युग्म हो गया। ये युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया और इस इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से दोनों क्लोरीन परमाणु आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ये 2 परमाणु, इसको ये क्लोरीन भी आकर्षित कर रहा है, ये क्लोरीन परमाणु भी क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को। तो ऐसा होने से दोनों क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्लोरीन परमाणु के कोश में हैं। तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध क्या होता है, तो अपन ऐसे बोलेंगे भाई 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म की, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 के गुणांक में होंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 का 4 हो सकता है, 4 के 6 हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे ही अपन क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंध बोलेंगे। और ऐसा कोई सा भी यौगिक जिसके अंदर सहसंयोजक बंध उपस्थित हो उसे अपन बोलेंगे सहसंयोजक यौगिक। तो सहसंयोजक बंध की परिभाषा तो अपन क्या दे देंगे, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब हमें समझ में आ गया भाई, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 के गुणांक में होंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, इसकी जगह 4 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन युग्म। इसकी जगह 6 इलेक्ट्रॉन हो तो हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े गिनने हैं। एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े हैं यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन के 3 जोड़े यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। तो 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई सा भी यौगिक जिसके अंदर सहसंयोजक बंध उपस्थित हो उसे क्या बोलोगे आप, सहसंयोजक यौगिक बोलोगे। सहसंयोजक बंध युक्त यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं।
कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसा मैंने बताया यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन के 2 युग्म भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के 3 युग्म भी हो सकते हैं। तो साजिद इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के आधार पर सह संयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार में क्या होता है? एकल बंध होता है, द्विबंध होता है और त्रिबंध होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो वीडियो को पॉज करके नोट करो पहले तो, उसके बाद में तीनों प्रकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? तो सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों के ही बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। तो समझें इसको। क्लोरीन का ही उदाहरण मैं ले लेता हूं। परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। ये एक क्लोरीन का परमाणु बनाया और ये क्लोरीन का परमाणु बनाया। बाह्य कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, दोनों ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, यानी कि टोटल 1 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा हो गया। इलेक्ट्रॉन के इस जोड़े की क्या हो गई? दोनों के बीच में साझेदारी हो गई, यानी कि ये दोनों के ही कोश में चले गए। ठीक है, तो यहां पर सिंगल बंध का मतलब क्या बताएंगे अपन? क्या बताएंगे कि 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म। अब एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को एकल बंध कहते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की या 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या बोला जाता है? एकल बंध बोला जाता है। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है या 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो भाई ये जो संरचना अपन ने बनाई है, इसमें इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं की सहायता से दिखाया है, इसलिए इसे तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब इसको दिखाने का एक दूसरा तरीका और है। देखो, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, Cl सिंगल बंध Cl। दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो दोनों के बीच में एक रेखा खींच देंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ माना जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ माना जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। तो इसको पढ़ा कैसे जाता? Cl सिंगल बॉन्ड Cl या Cl एकल बंध Cl। आगे आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, Cl2। तो देखो, ये जो आपने दिखाया है इसे बोला जाता है संरचना सूत्र या बंध संरचना, और ये क्या है? अणुसूत्र है, अणुसूत्र। ठीक है, अब एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये जो संरचना है इसको दूसरे तरीके से भी अपन दिखाते हैं। तरीका क्या रहता है? देखो, Cl सिंगल बंध Cl, इसको ऐसे दिखाया।
अब इसके बाकी के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपन दिखाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के ही कोष में माने जाएंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे ये 2 2 4 2 6 2 8। अब देखो मेरी बात सुनो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम आए, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर के ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है इसे बोला जाता है बॉन्ड पेयर, बंध युग्म। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, एक बॉन्ड पेयर है, एक बंध युग्म है, ठीक है। जो बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एक बॉन्ड पेयर या बंध युग्म कहलाएगा। और बाकी की जो देखो इस क्लोरीन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये है, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये है और 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं इसे बोला जाता है लोन पेयर। क्या बोला जाता है इनको, लोन पेयर। हिंदी में अपन बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म आ रहा है मतलब 2-2 के जोड़े में गिनना है इनको, 2-2 की संख्या में गिनना है। तो देखो प्रत्येक क्लोरीन के पास में यदि अपन लोन पेयर देखें तो कितने आएंगे, 1 2 3। कितने लोन पेयर है प्रत्येक क्लोरीन के पास में, 3 लोन पेयर है। एक लोन पेयर ये हो जाएगा, एक लोन पेयर ये हो जाएगा और एक लोन पेयर ये हो जाएगा। जबकि बॉन्ड पेयर की बात करूं तो दोनों का ही है ये बॉन्ड पेयर। तो प्रत्येक क्लोरीन के पास में कितना बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है। कितना बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर, ठीक है भाई। इस क्लोरीन के पास में इधर से आप गिनोगे, इस क्लोरीन के पास में भी लोन पेयर कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। लोन पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, और बॉन्ड पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बंध बनाने में क्या कर रहा, भाग ले रहा है। तो जोड़ा है तो 2-2 की संख्या में गिनना है इनको। जैसे पहला जोड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो 1 2 3, 3 लोन पेयर इसके पास में और 3 लोन पेयर इसके पास में, और दोनों का ही है ये बॉन्ड पेयर। कितने हैं, 1 है बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड हो गया आपका। इसके बाद में अपन डबल बॉन्ड पढ़ते हैं। तो अब अपन लेते हैं डबल बॉन्ड। तो बात करते हैं अपन सहसंयोजक बंध में दूसरे प्रकार की बंध की, जिसे अपन बोलते हैं द्विवी बंध। द्विवी बंध, डबल बॉन्ड। तो उदाहरण अपन लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन परमाणु का ले लेते हैं उदाहरण, है ना। तो ऑक्सीजन का उदाहरण मैं ले रहा हूँ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 2 और 6, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु बना रहा हूँ। दोनों के ही बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हो गए। अब ये दोनों परमाणु अपने बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर वाला ऑक्सीजन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाला ऑक्सीजन देगा। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। भाई एक जोड़ा तो ये हो गया आपका और एक जोड़ा ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन के 2 युग्म हो गए, 2 जोड़े हो गए। तो ऐसा करके ये अपने बाह्य कोश का अष्टक क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे इस तरीके से। ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके कोश में भी आ गए, तो हो गए इसके में 8, 2 2 4 और 4 ये 8। ऐसे इसके में भी हो गए 2 2 4 2 2 2 4 और 4 ये 8, ठीक है। तो 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की, युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे वो। तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाला जो बंध होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, द्विवी बंध बोलेंगे, ठीक है। तो पहले तो परिभाषा लिख ले, मैं इसकी क्या लिखेंगे कि 2 परमाणुओं के मध्य
दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसको आगे और बढ़ाते हैं अपन। ये जो संरचना बनाई इसे तो अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, और तरीके इसको दिखाने के लिए, जैसे मैं इसको O डबल बॉन्ड O ऐसे दिखा सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका संरचना सूत्र या बंध संरचना। और इसको ऐसे दिखाया जाए O2, तो ये क्या बन जाएगा? इसका अणु सूत्र। अब इसमें भी देखो आप, इसको एक दूसरा तरीका दिखाने का। हमने दिखाया O डबल बॉन्ड O, ठीक, दोनों के बीच में द्विबंध हो गया। इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा तो ये हो गया, और इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा ये हो गया। ठीक है भाई, दो रेखाएं खींचने का मतलब है दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है? साझेदारी है। ठीक है, अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ऐसे इसके पास में है 4। तो अब आप देखो कि ये तो क्या है? इसके पास में लोन पेयर है। क्या है ये? लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये तो, लोन पेयर। तो लोन पेयर की संख्या प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के पास में कितनी है? 2। ऐसे इसके पास में है ये 2। अब बॉन्ड पेयर है ये, एक बॉन्ड पेयर तो ये हो जाएगा और एक बॉन्ड पेयर ये हो जाएगा। कितने बॉन्ड पेयर हो गए इसके पास में? 2। दोनों के ही पास में है ये दोनों बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं ये बॉन्ड पेयर है, तो एक जोड़ा तो ये हो गया, तो एक बॉन्ड पेयर तो ये हो गया, और एक जोड़ा ये हो गया, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया। तो इस तरीके से यहां पर बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो बॉन्ड पेयर भी कितने हैं? 2 है। तो यहां पर लिख देते हैं बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है? 2। तो आप ये देख पा रहे हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन के पास में 2 तो लोन पेयर है, और इसके अलावा ये दोनों बॉन्ड पेयर दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के हैं, तो दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के पास में ही 2 बॉन्ड पेयर भी विद्यमान है। ठीक है, तो ये द्विबंध हो गया। वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर त्रिबंध की बात करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया आपने? मिटा दे। ठीक है, मिटा रहे हैं। तो देखो, अब अपन बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। सहसंयोजक बंध का तीसरा प्रकार त्रिबंध। ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको भी उदाहरण की सहायता से समझते हैं। इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं अपन नाइट्रोजन परमाणु। तो ये नाइट्रोजन परमाणु है और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये अपने बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहता है। तो ये क्या करेगा? दूसरा जो नाइट्रोजन परमाणु है उससे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो एक नाइट्रोजन का परमाणु तो ये ले लेता हूं मैं और एक ये ले लिया। दोनों के ही बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा तो ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो ये हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये है तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये है तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया।
यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के कितने जोड़े हो गए, 3 हो गए, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो 3 इधर वाले तो ये नाइट्रोजन दे रहा है और 3 इधर वाले ये नाइट्रोजन दे रहा है। तो इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से इन दोनों के बीच में एक बंध बन जाएगा और उसी बंध को अपन क्या बोलेंगे, त्रिबंध बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, 2 परमाणुओं के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन युग्म, देख लो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक तो ये, एक ये और एक ये, की साझेदारी से बनने वाले बंध को त्रिबंध कहते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध को ही क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो गई थी। अब इसको दिखाएंगे कैसे, और देखो N त्रिबंध N, ये दिखा रहा भाई दोनों नाइट्रोजन परमाणु के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी है। और ऐसे आप इसको आगे दिखा सकते हो N2। तो देखो इसमें क्या क्या करना है, इसको तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसे बोला जाएगा संरचना सूत्र या बंध संरचना, और इसको बोला जाएगा अणुसूत्र, अणुसूत्र। इसके अलावा एक तरीका और जो बताते हैं आपको, ये N, ये N और दोनों के ही पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हुए हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो देखो इनको, ये 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, तो ये तो क्या है, लोन पेयर है। तो प्रत्येक नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर की संख्या कितनी है, 1 है। एक तो इधर वाले नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है और एक इधर वाले नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर। आगे देखो, तो प्रत्येक नाइट्रोजन के पास में कितना बॉन्ड पेयर होगा, 3। भाई बॉन्ड पेयर दोनों का ही होता है, इसलिए तो एक बॉन्ड पेयर तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, और एक बॉन्ड पेयर ये हो गया इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहां पर बॉन्ड पेयर जो है उनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो इस तरीके से ट्रिपल बंध हो गया। अब उप सहसंयोजक बंध की बात करेंगे, तीसरा प्रकार का जो बंध है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, किया आपने, मिटाने जा रहा हूं। तो तीसरा प्रकार का बंध लेते हैं। अब तीसरे प्रकार के बंध को अपन बोलते हैं उप सह संयोजक बंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको भी अपन समझते हैं। एक अणु का उदाहरण लेते हैं अपन,
ओजोन गैस, और ओजोन गैस का अणु सूत्र होता है O3, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3 परमाणु। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु यहाँ पर दिखाए। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कोश में अपन 6 इलेक्ट्रॉन भी दिखा देते हैं। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब देखो भाई, इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं की बात करता हूं पहले। तो ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो ये ऊपर वाला हो गया और एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये नीचे वाला हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करने से दोनों के बीच में क्या हो जाता है? द्विबंध बन जाता है और दोनों के ही बाह्य कोश का अष्टक पूरा हो जाता है। भाई 2 2 4 और 4 ये 8, ऐसे इसका 2 2 4 और 4 ये 8। तो दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं का बाह्य कोश पूरा हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन परमाणु अब अकेला पड़ गया है, ये साझा नहीं कर पा रहा किसी से भी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन परमाणु हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देता, भाई तू भी काम में ले ले, मेरे ही हैं लेकिन तू भी काम में ले ले। भाई ये ऑक्सीजन है, ये थोड़ा बड़ा है और ये ऑक्सीजन थोड़ा छोटा है। अब ऐसा है नहीं वास्तव में, जैसे ये बड़ा भाई है ये छोटा भाई है ऐसा मान लो। तो ये बड़ा भाई है इस छोटे भाई की क्या करना चाह रहा है? मदद करना चाह रहा है। यहाँ पर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको भी प्रदान कर रहा है, भाई खुद के तो है इसको भी ये प्रदान कर देता है। तो इस ऑक्सीजन का बाह्य कोश का अष्टक इस तरीके से पूरा हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन केवल ये ऑक्सीजन दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये तो मुक्त में ही इसका फायदा उठा रहा है, छोटा होने का फायदा उठा रहा है ना। तो भाई देखो क्या होगा, उप सह संयोजक बंध कि ऐसा सह संयोजक बंध जिसमें साझित इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु दे लेकिन साझा 2 परमाणुओं के बीच में हो, वो उप सह संयोजक बंध कहलाएगा। तो यहाँ पर साझित इलेक्ट्रॉन केवल ये ऑक्सीजन का परमाणु दे रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है? मुक्त में उसका फायदा उठा रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में इन इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, लेकिन साझित इलेक्ट्रॉन केवल ये ऑक्सीजन का परमाणु दे रहा है। तो उप सह संयोजक बंध की परिभाषा अपन क्या लिखेंगे? ऐसा सह संयोजक बंध जिसमें साझित इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन साझा 2 परमाणुओं के मध्य होता है। उप सह संयोजक बंध कहलाता है। उप सह संयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, तो इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे वो भी अपन समझते हैं। तो O डबल बॉन्ड O, दोनों के बीच में द्विबंध है। अब यहां पर उप सह संयोजक बंध है तो इसको कैसे दिखाया जाएगा?
ऐसे एक तीर के निशान के द्वारा दोनों के बीच में उप सहसंयोजक बंध दिखा रहे अपन। तो ये परमाणु क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था साझे के लिए। तो इस परमाणु को तो अपन बोलते हैं दाता परमाणु। क्या बोला जाता है इसको, तो दाता परमाणु बोला जाता है। और ये वाला जो परमाणु है इसने साझे में इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, मुक्त में ये फायदा उठा रहा है छोटा होने का, तो इसे आप क्या बोलोगे, ग्राही परमाणु। ग्राही परमाणु, ठीक है। तो जब आप उप सहसंयोजक बंध को दिखाओगे तो तीर के निशान के द्वारा दिखाओगे और तीर का निशान दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होगा, यानी कि जिसने मुक्त में इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस ओर से तीर का निशान किस ओर होगा, जिसने मुक्त में इलेक्ट्रॉन पाए हैं उस ओर होगा, ठीक है। यदि आप अणुसूत्र दिखाना चाहें तो अणुसूत्र आप दिखा देंगे O3। तो ये तो क्या हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और ये क्या हो गया इसका संरचना सूत्र या बंध संरचना, और ये क्या हो गया इसका अणुसूत्र। अणुसूत्र। तो इसी तरीके से उप सहसंयोजक बंध ऐसा बंध हो गया जिसमें साजित इलेक्ट्रॉन युग्म तो एक परमाणु देवे, जैसे यहां पर ऑक्सीजन दे रहा था केवल ये वाला, लेकिन साझा दो परमाणु के मध्य हो जाए तो इन दोनों परमाणु के बीच में साझा हो गया, तो यहां पर क्या बन गया, उप सहसंयोजक बंध बन गया। तो इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने नोट किया। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में अपन ने संयोजकता और जो रासायनिक बंधन दोनों के बारे में पढ़ लिया है। अगला जो वीडियो रहेगा अपना उसके अंदर अपन मूलक की बात करेंगे और साथ में ही अपन जो आयनिक यौगिक है उनके अणुसूत्र फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।